मरुधरा के समर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी, हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ कनेक्ट। सुमित, सूची आ गई है, 95 नाम कांग्रेस पार्टी ने अब जारी कर दिए हैं। किसकी छाप ज्यादा नजर आई, अगर मैं आपसे समझूं तो दोनों के समर्थकों में किसको ज्यादा तरजीह मिली? कांग्रेस ये कह रही है कि अशोक गहलोत की छाप इस सूची में देखी गई, लेकिन आशीष, अशोक और सर्वविदित है ये कि अगर सूची जारी होगी, सर्वमान्य है, सर्वविदित है, अशोक गहलोत की छाप ही देखने को मिलती। इसमें कोई नई बात नहीं बता रही है कांग्रेस। लेकिन अच्छी बात यह है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है आशीष की किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। सचिन पायलट समर्थकों को भी नाम शामिल किए गए। अशोक गहलोत ने बात आपको याद होगा, कह दिया था कि मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है सचिन पायलट समर्थक विधायकों के उस खेमे के विधायकों के लिए। और बड़ी बात है सुमित की ये दोनों तरफ से कहा गया। मतलब पायलट साहब ने भी कहा कि मैंने भी किसी का कोई विरोध नहीं किया, और ये साथ साथ में मुख्यमंत्री साहब ने भी बहुत लाउड एंड क्लियर किया कि मैंने किसी के समर्थक को टिकट देने या ना देने का ना कोई पैरवी की ना कोई विरोध। और आपको एक बात और याद होगी आशीष, जब उनसे सचिन पायलट के लिए पूछा गया था अशोक मुख्यमंत्री साहब से, तो उन्होंने कहा सचिन पायलट को हम कौन होते हैं आदेश देने वाले, वो तो खुद टिकट बांटने वालों में से। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, लिस्ट जारी हो गई, लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है साहब कि 7 मंत्रियों को इस सूची में जगह नहीं मिली है, कब आएगा वो नाम? उन 3 का भी इंतजार है। जब सितंबर में जो कहानी रची गई थी उसमें 3 मंत्रियों का नाम जो सुर्खियों में रहा था, उन तीनों के नाम की भी उम्मीद की जा रही थी, वो नाम भी नदारद है। बिल्कुल, लेकिन सुमित, हम इसके बारे में बात करें पहले एक छोटी सी जो ब्रेक बता देते हैं। अब तक की कांग्रेस की 3 सूची में 95 उम्मीदवार हुए हैं, 95, और अब तक जो है 22 मंत्रियों को टिकट मिल चुके हैं। इसमें सीएम सहित, मुख्यमंत्री सहित 22 जो मंत्री उनको टिकट मिल चुके हैं। 85 में से 77 मौजूदा विधायकों को टिकट मिल चुके हैं। 85 में से 77, याद देखिए, कांग्रेस के मतलब 70 में से 7 जो है निर्दलीय विधायकों को टिकट मिले हैं। और इसके साथ अगर 14 महिलाओं को अब तक 14 महिलाओं को अब तक है, कांग्रेस ने तीनों सूची में टिकट दिए। 7 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिए और 7 नए चेहरों को टिकट दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बात कही जा रही थी कि क्या रिश्तेदारों को टिकट मिलेंगे, तीसरी सूची में ये बात क्लियर हो गई। जो गायत्री त्रिवेदी है उनके देवर को टिकट दिया गया है सहाड़ा में। तीनों, और महत्वपूर्ण बात यह भी कि तीनों लिस्ट में पायलट खेमे से कुल अब तक 10 टिकट हो पाए हैं। यानी पायलट खेमे की छाप जो है थोड़ी कमज़ोर, अब नहीं, बहुत कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। उनके जो अब तक इस सरकार में जो लोग थे उनमें से केवल 10 टिकट जो है मिले हैं, और बाकी पूर्व विधायक और पिछला चुनाव हारने वालों को भी इसमें टिकट मिला। ये बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ये तो रही इस बात में महत्वपूर्ण बात। 7 मंत्रियों को टिकट अब तक नहीं मिला है। उसमें जो सुभाष गर्ग हैं, आरएलडी से मंत्री हैं, उनका अभी तक ये तय नहीं है कि कांग्रेस से क्या वो उनका गठबंधन जारी रहेगा या वो कांग्रेस की तरफ से उनको मंत्री बनाया जाएगा। इसीलिए देखिए उनकी जगह पर अभी ऐलान नहीं किया गया। हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया का, उनका चुनाव लड़ना अभी भी तय नहीं है, क्योंकि लालचंद कटारिया की एक तरफ से दावेदारी नहीं रही, और वो अभी भी कह रहे, इस वक्त जब सभी लोग टिकट मांग रहे हैं वो प्रदेश से बाहर रहे। हेमाराम चौधरी ने आज ही लेटर लिख के स्पष्ट कर दिया है, खड़गे को लेटर लिखा कि वो आजीवन जो है कांग्रेस के सदस्य रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण आज हुआ था। अब बात आती है 3 मंत्रियों की, महेश जोशी, शांति धारीवाल, और इसके साथ ही अगर बात करें, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं पर्यटन विकास बोर्ड के भी रहे हैं, उनके नाम इसमें अभी फिलहाल नहीं आए। अगर बात करें महेश जोशी और शांति धारीवाल के लिए, एक थोड़ा सा अभी जिस तरीके से पिछले ये 3 अगर आप सूची देखें तो इसमें साफ तौर से नजर आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप स्पष्ट तौर पे नजर आती है, उनका दबदबा नजर आता है। तो इनको भी अगली लिस्ट में जो है नाम आ सकता है फिलहाल, क्योंकि 106 सीटों पर जो है मंथन हुआ था कांग्रेस की सीईसी में, और उनमें से 11 सीटों पर जो है फिलहाल रोका गया है मामला, अभी रुका हुआ नहीं है। अभी जाहिर तौर पर निजाम 105 नाम और आने हैं, 105 नाम और आने हैं, 7 मंत्री वेटिंग में हैं, 3 नाम जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हर बुलेटिन में भी चर्चा कर रहे हैं, हर सूची के बाद ये चर्चा होती है कि ये 3 नामों का क्या होगा। अब ऐसे में संभावना के हिसाब से देखा जाए, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं, जाहिर तौर पर तमाम बड़े नेता रहते हैं, तमाम बड़ी बैठकें वहां पर होती हैं और हर एक चीज को बहुत करीब से आपने देखा
जाए, संभावनाएं कितनी मानी जाएं इन तीनों नामों को लेकर, इन 105 जो आने वाले नाम है उनको, उनमें अगर देखा जाए, समाहित किया जाए तो? बिल्कुल, देखिए कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसमें हुआ था आज से सप्ताह भर पहले। अजय माकन ही वे व्यक्ति थे जिनकी वजह से उन तीनों को नोटिस मिला था। अजय माकन से दोनों लोग मिले हैं, तीनों, माफ कीजिएगा अगर शांति धारीवाल अभी नहीं आए, लेकिन दोनों लोग महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं लगातार मिले, मिस्त्री से मिले, यहाँ तक कि वो खड़गे से भी उन्होंने समय लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑफ द रिकॉर्ड, अगर कहें कैमरे के सामने, लेकिन अजय माकन ने कहा कि अगर हम बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे सकते हैं, बसपा से टिकट दे सकते हैं, तो ये तो हमारे अपने हैं जो कई सालों से अंदर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिले? और जिस काम के लिए उनको नोटिस मिला था उसके लिए वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। तो ये संकेत मिले थे, जिसके बाद हमने सबसे पहले खबर भी चलाई थी कि महेश जोशी और शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल, और इसके साथ ही अगर बात करें धर्मेंद्र राठौड़ को जो है टिकट मिल सकता है। और अब जो तीनों सूची आई उसमें देखिए साफ तौर पे स्पष्ट है कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप है, इसको कोई नकार नहीं सकता। निजाम, और अब ये तीनों लोगों का, शांति धारीवाल को, निजाम अगर आपने आज की सूची को आधार बनाकर ये दो नाम जो बताए अमित धारीवाल के, साथ ही साथ में जो दूसरा नाम आपने बताया, अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आज की सूची में एक जो सीट है सहाड़ा की, उसमें एक नाम हो गया क्लियर, मतलब ये सीट गई है परिवार में। क्या ये माना जाए? इसका जवाब मैं दीपक से लेना चाहूंगा, क्योंकि दीपक भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, उनके साथ में शशि मोहन शर्मा भी मौजूद हैं। दीपक, सहाड़ा की सीट परिवार में गई, क्या माना जाए बाकी परिवार के लिए रास्ते खुल गए हैं? सबसे बड़ी बात कोटा उत्तर की मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या अमित धारीवाल का दावा यहां से ज्यादा मजबूत? अब देखिए, तीसरी सूची जारी हो गई है और 19 इसमें नाम है और 19 में से मंत्री और विधायक हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है बल्लेबाजी करने का। सियासी पिच तैयार है। 95 नाम घोषित कांग्रेस ने कर दिए हैं और बीजेपी उससे ज़्यादा अपनी सूची जारी करके नामों का ऐलान कर चुकी है। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी निगाहें बनी हुई है। क्या शशि मोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं? क्या वंशवाद की जो बेल है वो कहीं सूची में दिखाई दे रही है? दीपक, देखिए, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो उस फील्ड में मज जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है राजनेताओं की तरफ से। अब रही बात परिवारवाद की, तो ये पार्टियों को तय करना है, और जो पार्टी कहेगी, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि परिवारवाद को नहीं मानेंगे, तो सवाल ये उठेगा, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद की मिसाल नहीं है? क्या राजीव गांधी परिवारवाद की मिसाल नहीं थे? क्या सोनिया गांधी परिवारवाद की मिसाल नहीं है? क्या दूसरे नेता इससे पहले जो राजनीति में आए, कांग्रेस की राजनीति में, वो परिवारवाद की मिसाल नहीं है? रही बात गायत्री त्रिवेदी का टिकट कटने की और उनकी जगह उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट देने की, तो देखिए, जब उपचुनाव में गए कांग्रेस पार्टी, आपको ध्यान होगा कि सहाड़ा का, सुजानगढ़ का और राजसमंद का उपचुनाव एक साथ था। तब रतनलाल जाट का लगभग तय था कि बीजेपी से आ रहे हैं, तो ऐसे में परंपरागत प्रतिद्वंदिता है दोनों के बीच में। कैलाश त्रिवेदी ने जो चुनाव लड़े, उनमें ज़्यादातर चुनाव रतनलाल जाट के सामने ही लड़े और उनको हराया। और आप ये भी देखिए कि सहानुभूति की लहर का फ़ायदा किस में ज़्यादा मिलता पार्टी को? क्या गायत्री त्रिवेदी में ज़्यादा मिलता या रतनलाल या राजेंद्र त्रिवेदी में ज़्यादा मिलता? तो पार्टी के नेताओं ने परिवार के लोगों को भी ये समझाया। हालांकि जो दिवंगत विधायक हैं, उनके पुत्र अभी भी अपनी माँ के साथ साये की तरह चलते हैं, सारा काम वही देखते थे, गायत्री त्रिवेदी का सारा काम वही देखते थे। लेकिन राजेंद्र त्रिवेदी भी स्ट्रेटजिस्ट हैं, और जो उनके बड़े भाई विधायक हुआ करते थे, तो वो पूरा काम संभाला करते थे। पंचायत समितियों में कौन क्या बनेगा, किस तरीके से लोकल बॉडीज़ में पार्टी के प्रतिनिधियों को तय किया जाएगा, कौन कार्यकर्ता क्या क्या जिम्मा देख रहा है, किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी से जाकर के मिल गया है तो वो कौन है, ये सारे काम ये देखते थे। मुझे ध्यान है
कि एक बार किसी मंत्री साहिबान के पास बैठे थे, तब उनके लोग आए उपचुनाव में उनके पैरवी करने के लिए, तो उनके बारे में पूछा गया सारी चीज़। लेकिन तब मंत्री ने बड़ी साफगोई से कहा कि देखिए अभी कैलाश त्रिवेदी जी गए हैं और पार्टी को ऐसा लगता है कि सहानुभूति लहर का फ़ायदा गायत्री त्रिवेदी को बनाने से मिलेगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य कारण भी आप देखिए, गायत्री त्रिवेदी का स्वास्थ्य उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको चलने फिरने में हालांकि चलती थी लेकिन थोड़ी मुश्किल आती थी, और इस कारण से संभवतः ये टिकट बदला गया है। आप देखिए, अगर टिकट बदलने की बात होती तो गंगा देवी कह चुकी हैं कि गंगा देवी दूध की धुली को ना, उनका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरी बात, एससी समाज में जो अलग अलग जातियां हैं वो अपनी जनसंख्या का हवाला देकर के टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन वहाँ टिकट नहीं बदला गया। जबकि इसी तरीके से पार्टी ने दर्शन सिंह गुर्जर को पिछली बार टिकट दिया था। दर्शन सिंह पहले विधायक रह चुके हैं। वहाँ आप देखिए, हम माने चाहे ना माने, और हमको मानना पड़ेगा, हर चुनाव जातिगत समीकरणों का चुनाव हो गया है। कहाँ पर गुर्जर, कहाँ पर मुसलमान, कहाँ पर ब्राह्मण, कहाँ पर राजपूत, कहाँ पर जाट, कहाँ पर जांगीर, कहाँ पर वैश्य, ये सारी समीकरण देखकर बड़ा महत्वपूर्ण विषय शशि ने छेड़ा है। मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा, 124 नाम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के और 95 आज फाइनल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। कंपैरिजन अगर किया जाए, सभी समीकरणों को देखा जाए तो किसका दावा कितना मजबूत किस सीट पर नजर आ रहा है? दोनों पार्टियों के अब तक के जो कैंडिडेट अनाउंस हुए उनको अगर एक तराजू में तौला जाए तो दीपक आपसे सवाल है। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल दोबारा दोहराएंगे? दीपक, 124 नाम भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुके हैं, 95 आ चुके हैं कांग्रेस की तीसरी सूची के बाद। अगर तराजू पर तौला जाए दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को, तमाम समीकरणों को देखा जाए जिसका जिक्र अभी शशि ने किया, तो किसका दावा किस सीट पर कितना मजबूत नजर आ रहा है कैंडिडेट के नामों को देखकर, समीकरणों को देखकर मौजूदा स्थिति में? सवाल यह है कि किसमें कितना दम है। 95 कांग्रेस, 124 बीजेपी, किसका पलड़ा भारी इस सूची को देखकर लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने अधिकतर जो पहले रह चुके हैं या हारे हुए हैं जी, उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है, और इस लिस्ट के अंदर गहलोत की भी छाप तीनों सूचियों में दिखी है। दीपक देखिए, गहलोत की छाप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इतर कांग्रेस नहीं है। दरअसल हम बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में स्थिति क्या है? एआईसीसी में अशोक गहलोत कांग्रेस है, राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस है। अशोक गहलोत से अलावा कहीं आप जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी बात भी है क्या। आप देखिए, अशोक गहलोत का जो दूसरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में, तब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, 1 वोट से हार गए। लोग मानते थे कि दोनों अलग कैंप हैं, लेकिन वहीं राजनीति के कुछ जानकार लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि दोनों एक ही कैंप हैं। हालांकि ये बात सही है कि कुछ नाराजगी अपनी जताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते सीपी जोशी जी के पास जाते थे और उनसे अपनी बात कहते थे, लेकिन ये सब चीज़ें राजनीति में चलती है। जहाँ तक अभी सहयोगी आशीष का सवाल आया स्टूडियो से, तो आप ये देखिए कि 124 और 95 की आप जब तुलना करने बैठते हैं तो आपको ये मिलेगा कि लगभग 80 से 85 नाम वही हैं जिनका मुकाबला पार्ट 2 में होना है। पहले पार्ट 1 में मुकाबला पिछली बार 2018 में हो गया और अब उनका मुकाबला पार्ट 2 में होना है। तो कोई एक फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर हम कहें केवल जातिवाद का फैक्टर काम करेगा तो हमारी गलती होगी। अगर हम कहें कि पिछली बार निर्दलीय थे वो पार्टी से आ गए, वो फैक्टर काम करेगा तो हमारी गलती होगी। एंटी इनकम्बेंसी का कौन ध्यान देगा? क्योंकि अब जो विधायक रह लिया वो 5 साल किन लोगों को खुश कर पाया। आप लाखन मीणा की मिसाल ले लीजिए। अगर लाखन मीणा यहाँ से विधायक थे तो क्या उन्होंने केवल अपने वोटर्स का ध्यान रखा, और क्या इस होड़ में उन्होंने दूसरों को नाराज नहीं किया, और क्या वो अपने वोटर्स कौन थे इस बात को चिन्हित कर पाए? और अगर चिन्हित कर पाए तो कांग्रेस पार्टी के मूल कार्यकर्ता का क्या हश्र हुआ? क्या वो खुश है लाखन मीणा से? क्या वो उनके साथ दिल से लगेगा? क्या दर्शन सिंह गुर्जर बगावत करेंगे? क्या उनको लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए? सामने से बीजेपी का कैंडिडेट अभी नहीं आया है। बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? क्या माइनॉरिटी वहाँ पर अगर थोड़ी अच्छी संख्या में है तो माइनॉरिटी से कोई बसपा किसी को माइनॉरिटी को टिकट देती है, या कोई बागी खड़ा होता है माइनॉरिटी से टिकट क्लेम करने वाला? ये सब परिस्थितियाँ और माहौल देख करके तय होगा। वाजिब अली बसपा से थे और बसपा के वाजिब अली का मुकाबला समाजवादी पार्टी के
नेम सिंह से हुआ। नेम सिंह अब की बार बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, जवाहर सिंह बेडम को मिल गया, नेम सिंह ने पार्टी छोड़ दी। वाजिब अली और नेम सिंह की होड़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों पीछे चले गए। वहां से हेमंत कुमार को कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था, बीजेपी की प्रत्याशी अनीता सिंह थी, दोनों पीछे चले गए। और मैं दीपक में आ रहा हूँ, शशि में आ रहा हूँ आपके पास। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, हालांकि तीसरी सूची की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं चौथी सूची की संभावनाओं को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कुछ नाम अभी घोषित होना बाकी है, और अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता से, तो कह रहे थे कि 28-29 तारीख को हम नामों की घोषणा कर देंगे। मुझे बताइए कब तक चौथी, पांचवी, छठी सूची आ सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी से तो कांग्रेस काफ़ी पीछे चल रही है नाम में, और 28-29 को तो अभी खबर भी आई है निजाम, चंद्र ग्रहण है। तो क्या इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि भैया जिस दिन ग्रहण वगैरह उस दिन नाम जारी किए जाए? इन राशियों को देखकर भी थोड़ा बहुत फोकस किया जाएगा क्या? देखिए कि इस बार जो देखेंगे अगर आप कांग्रेस को, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व को साथ लेके चल रही है। हाँ, बिल्कुल। पहली सूची, इसीलिए मैंने चंद्र ग्रहण की बात की। जो अगर कहें कि 4 विधानसभा सीटों पे माफ कीजिएगा, बिल्कुल जारी रखिए निजाम। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि अब तक कांग्रेस ने अपने चारों विधानसभा, अगर कहें चुनाव के विधानसभा राज्यों के बाद चुनाव की बात करें, तो जो पहली सूची जारी की थी वो प्रथम नवरात्रा पे सुबह 8 बजे के करीब जारी की थी। अगर आप देखे जाए तो अब तक जो राजस्थान को लेकर भी जारी की तो नवरात्रा के हिसाब से जारी की। उसके साथ भी अगर बात करें तो अभी आपने जैसा कहा कि चौथी लिस्ट, तो अब तक देखिए कि राजस्थान में 124 जो बीजेपी और 95 अगर 95 की बात करें कांग्रेस की, इनमें 54 सीटें 54 सीटें ऐसी हैं जहां पे अब बीजेपी और कांग्रेस एक तरह से आमने सामने हो चुकी है। इस चौथी लिस्ट की बात करें, देखिए कांग्रेस की ओर से जो सीईसी हुई थी, उस सीईसी में 106 सीटों पर जो है चर्चा की गई थी। चूँकि उसमें एक नाम शांति धारीवाल का भी था, तो उस पर फिर से वो बात कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और साथ ही जो सीईसी के मेंबर थे वो राहुल गांधी की वजह से वो मामला अटकता दिख रहा था। उसके बाद भी अगर बात करें तो कुल अभी 11 नाम 106 में से शेष है, और 11 नाम में भी अगर हमारे पास जो सूचना थी, जैसे कि आज भी हम लोग कह पा रहे थे कि इसमें एक सूची जो है 22 से 23 की आएगी, और उसके बाद जो है 4 से 5 लोगों की उस पर या तो कल फाइनल आ सकता है कि क्या उसमें 2 से 3 लोगों के नाम जो है अभी भी रह सकते हैं, वापस सीईसी के पास जा सकते हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा कई नामों का। जैसे कि अब देखिए आप हेमाराम जी को देखिए, पहले कांग्रेस जो है उनकी सीट पर हेमाराम चौधरी को टिकट देने जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब आज तो उन्होंने लेटर ही लिख दिया, तो उनकी जगह पे क्या किया जाएगा? अब उनकी जगह पे फिर से नया विचार किया जाएगा। दूसरा लालचंद कटारिया पिछले एक सप्ताह से जो है कि जयपुर में नहीं थे, वो बाहर थे। ऐसे एन वक्त पे वो नहीं है। उनकी जगह पे अगर बात करें तो अभी तक वो तलाश नहीं हो पा रही कांग्रेस को। अगर एक बात की जाए तो उनकी जगह पे कौन? दूसरी तरफ लालचंद कटारिया की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या वो वापस जो है सामने आकर पक्ष रखे? वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, ना ऑफ द रिकॉर्ड ना ऑन द रिकॉर्ड। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे जारी कर सकती है? कल सूची जारी करने के बाद वो कह दे, लिस्ट जारी करने के बाद 2008 का एक किस्सा बताना चाहूँगा। जब सोजत विधानसभा का एक टिकट जारी किया गया था मिश्रीलाल मेघवाल को, तो उन्होंने दूसरे ही दिन सुबह सोनिया गांधी के नाम एक लेटर लिख के अपना मना कर दिया कि वो नहीं लड़ना चाहते चुनाव। ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हुआ था जब कांग्रेस की राजनीति में, और उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया था। ये एक बड़ी ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर देती है कांग्रेस के सामने। तो इस बार ऐसी नहीं हो, तो इसलिए भी लालचंद कटारिया हो गए, साथ ही शांति धारीवाल हो गए। इसके साथ ही 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो रोकी जा रही, जैसे सुभाष गर्ग है, उनकी सीट पे क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, या सुभाष गर्ग के जो कह सकते हैं कि पार्टी जो है गठबंधन की जो बातें कही जा रही है वो गठबंधन करेगी, किस किस से गठबंधन हो सकता है। तो वो चीज़ें इसमें अभी भी अटक रही है मामला। लेकिन फिर भी हमारे पास जो अभी जो जैसा कि हमने AICC में सबसे पहले हमने जानकारी दी थी कि आज जो तीसरी सूची इस वक्त आ रही है, इसके साथ ही हमने ये भी जानकारी लगभग साझा की है कि एक सूची जो है कल एक बार फिर से आ सकती है। यहाँ तक कि जो प्रदेश प्रभारी रंधावा, उन्होंने भी आज देखिए बाइट में कहा था, जब इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि एक हम आज जारी करेंगे, एक कल जारी करेंगे। तो
जो इसकी बेहद ज़्यादा संभावना है। एक बहुत छोटी जो सूची है वो कल जारी हो सकती है फाइनल, क्योंकि परसों फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मतलब निजाम देखा जाए तो 3 किस्तें आ चुकी हैं, अभी कितनी किस्तें और आएंगी सुमित, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि छोटी छोटी किस्तें जो है वो देखने को मिल रही है। अब 19 नाम सामने आए हैं, अब कितने नाम सामने आएंगे अपने आप में बड़ी चीज। दीपक करूँ एक बार फिर से मैं करना चाहूंगा। दीपक, इज एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज मिल रही है आपको दीपक? जी दीपक, 77 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। आप तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं गलत हूं तो जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। बड़ी चीज ये कि सिटिंग विधायकों को टिकट देना कितना कारगर साबित होता है दलों के लिए, क्योंकि हमने कर्नाटका का रिजल्ट देखा था। कर्नाटका में मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे बीजेपी के, उन्होंने रिपीट किए थे सिटिंग विधायकों को। करीब करीब 90% ऐसे आंकड़े थे जिनको रिपीट किया गया था विधायकों को, वो अपना चुनाव हारे थे, सरकार वहां पर गिरी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ज्यादातर भरोसा दिखा रही है सिटिंग एमएलएस पर। अब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है मौजूदा विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में, समझना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा है कि कांग्रेस जो मौजूदा वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं उन पर ज़्यादा भरोसा जता रही है, या कह सकते हैं कि 2018 के चुनाव के अंदर जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा उन पर भरोसा जताया है। कर्नाटक का आपने जिक्र किया, सवाल का जवाब शशि मोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। कर्नाटक में सिटिंग एमएलए पर बीजेपी ने दांव खेला लेकिन सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस वही बीजेपी की तर्ज पर राजस्थान में जो मौजूदा विधायक है उन पर कार्ड खेल रही है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का हश्र जिस तरह कर्नाटक में हुआ, क्या कांग्रेस का हश्र उस तरह हो सकता है? दीपक, एक बार को देखने को हमको स्थिति लगती है कि वैसा हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे, बीजेपी ने रिपीट चेहरे उतारे, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पार्टियाँ रिपीट चेहरे उतारने पे आमादा हैं और दोनों ही पार्टियों ने रिपीट चेहरे उतारे हैं। तो हम कैसे मान लें इस चीज़ को कि जो कर्नाटक में हुआ वो यहाँ भी हो जाएगा? क्या कर्नाटक का वोटर जितना एजुकेटेड है राजस्थान का वोटर उतना ही एजुकेटेड है? क्या कर्नाटक के दूर दराज का वोटर जितना पिछड़ा हुआ है या उसका कॉमन सेंस जिस तरीके का है, हो सकता है राजस्थान के वोटर का कॉमन सेंस उससे ज़्यादा हो? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब बात करेंगे, आप एक पत्रकार के रूप में जाएंगे तो आम आदमी आसानी से बताता नहीं है कि वो किस पार्टी को वोट करेगा। उसको लगता है कि ये तो हमारा मन की टोल है भाई, जो अभी कौन सी पार्टी को चाहिए को पता को ना। तो वो जब ऐसे सोचता है और ऐसे बोलता है, आप जब चाय पियेंगे उसके साथ, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर उसके साथ राजस्थानी में बात करेंगे, उसको लगेगा कि यहीं की अंचल का है, तो थोड़ा आदमी खुलने लगेगा और तब आपको बात बताएगा। ठीक तो है दीपक, हर जगह का दीपक शशि, हर जगह का दीपक शशि आप बने रहिएगा हमारे साथ, और निजाम आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त की मजबूरी है, दरकार है। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं हम लोग, जल्द वापस आ रहे हैं और चर्चा यूं ही जारी रखेंगे।